गुड इवनिंग। तो देखिए, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर हमने कुछ पार्टनरशिप की बेसिक्स जो बातें थी वो सीखी कि किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म अपना पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में किस प्रकार से पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की जाती है, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए एक आज नया टॉपिक और नया यूनिट शुरू कर रहे हैं। उस यूनिट का नेम क्या है हमारा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि हमने पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिया, री का मीनिंग क्या है? दोबारा से, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उसको दोबारा से गठित किया है। तो देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा कि पार्टनरशिप जो है वो क्या है कि हमारे एग्रीमेंट से चलता है। पार्टनरशिप किससे चलता है? एग्रीमेंट से चलता है। पार्टनर्स के बीच में जब जो बिजनेस को लेकर जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप हमारा ऑपरेट होता है। लेकिन फ्यूचर में जाकर अगर इस एग्रीमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है, फ्यूचर में अगर इस एग्रीमेंट में किसी तरीके का कोई चेंज आता है, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो पुराना एग्रीमेंट था वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है, और उसकी जगह क्या हो गया? एक नया एग्रीमेंट बन गया, नए एग्रीमेंट का फॉर्मेशन हो गया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि हमारे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब बात यह है कि कब कब हमारे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो देखिए, हम लिख रहे हैं कब कब चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है? एक रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मीन्स क्या? कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 पार्टनर्स थे, ए एंड बी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 था। अब इन्होंने क्या किया? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 1:1 कर दिया है। अब रेशियो चेंज करने के पीछे रीजन क्या रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए एक रीजन ये हो सकता है कि उनका कैपिटल जो था वो किसी पार्टनर का ज्यादा था, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो उसके शेयर को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या किया जाता है? हम क्या बोलेंगे कि पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। और जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। दूसरा जो टॉपिक है, रीजन जो हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, वो हो सकता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। किसी नए पार्टनर का क्या हो जाए? एडमिशन हो जाए। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ए एंड बी 2 पार्टनर्स थे। अब इन्होंने क्या किया? सी को भी एज ए पार्टनर एडमिट कर लिया है। तो जब पार्टनर एडमिट हुआ है सी, तो हमारे एग्रीमेंट में चेंज आ गया, और एग्रीमेंट में चेंज आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स कि हमारा पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उसमें से कोई पार्टनर क्या कर रहा है? फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, तो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। या फिर हम बात करें डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और एक रीजन ये भी हो सकता है अमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। 2 पार्टनरशिप फर्म्स मीन्स की देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टनरशिप फर्म थी, एक्स, और दूसरी पार्टनरशिप फर्म क्या थी? वाई थी। एक्स फर्म के अंदर ए एंड बी 2 पार्टनर्स थे, और वाई फर्म के अंदर क्या था? सी एंड डी पार्टनर थे। अब ये दोनों फर्म क्या करती है? मिलकर एक हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए दोनों फर्म क्या कर रही थी? मार्केट के अंदर कंपटीशन फेस कर रही थी, तो उस कंपटीशन को इन्होंने खत्म करने के लिए ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? एक नई फर्म का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नेम मान लीजिए ये रखते हैं एक्स एंड वाई, और एक्स वाई फर्म, और उसके जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स कौन कौन हो जाएंगे? ए बी सी एंड डी। तो इसको हम बोलते हैं अमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये केस रीजन हो सकते हैं मेनली, मान लीजिए कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का। अब हमें क्या करना है? अब देखिए, जब पार्टनरशिप हमारी पुराने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब चल रही थी तो हमारे जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे थे तो पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन हो रहे थे। तो अब हमें क्या करना है? हमारी फर्म के जो अकाउंट्स है उनको क्या करना है? नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। पूरे यूनिट के अंदर हमारा काम मेनली यही रहेगा, अकाउंटिंग करेंगे जब,
क्या होगा कि हमारे पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स बन रहे थे उन अकाउंट्स को क्या करना है, न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो ये पूरा यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हमें मेनली मतलब कि 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। एक चैप्टर तो हमारा क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक हमारा होगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और एक चैप्टर हमारा होगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये 3 चैप्टर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कवर करने हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के। तो आज हम इस रिकॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो देखिए क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 2 पार्टनर्स थे ए एंड बी। पार्टनर्स वही है लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस रेशियो को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो जैसे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें क्या करने होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं कि जो अकाउंट्स पार्टनरशिप के पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आज से पहले बन रहे थे उनको क्या करना है, नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली 5 टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है वो करना है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें कवर करना है वो होगा अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व। उसके बाद में हमें जो टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक हमें देखना है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमें कवर करना है वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। मीन्स की पार्टनर्स की कैपिटल को हमें क्या करना है, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें ये 5 टॉपिक कवर करने हैं। देखिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। दूसरा क्या होगा कि गुडविल की अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। उसके बाद में क्या है कि फर्म के अंदर जिस दिन रेशियो चेंज किया या जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस दिन कुछ पुराने एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट लॉस रिजर्व पड़े थे, उनका क्या ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट क्या होगा कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस दिन हमें फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करना है और पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो ये 5 टॉपिक हमें क्या करने हैं, इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। अब हम 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एडजस्टमेंट्स होंगी। तो सबसे पहले हम टॉपिक कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। तो देखिए क्या होता है कि जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना रेशियो जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, किसी एक पार्टनर का जो शेयर है वो फर्म में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और किसी दूसरे पार्टनर का शेयर क्या है उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितना पहले वाले पार्टनर का क्या हुआ है, शेयर कम हुआ, उतना किसी दूसरे पार्टनर्स का या जितने भी पार्टनर्स है उनमें से टोटल जिनको गेन होगा उनका शेयर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ए एंड बी पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 2:1 था। इट मीन्स कि फर्म को पास्ट में जब भी 3 रुपीज का प्रॉफिट होता था तो क्या कितना कितना शेयर मिलता था ए एंड बी को, एक को 2 रुपीज मिलते थे और बी को क्या मिलता था, 1 रुपीज मिल रहा था। अब क्या हुआ, इन्होंने सपोज करो कि रेशियो क्या कर दिया है, अपना चेंज करके 1:1 कर दिया है। अब फ्यूचर में जब भी फर्म को 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो कितना कितना जाएगा, ए को 1.5 जाएगा और बी को भी कितना जाएगा, 1.5 जाएगा। तो इस रेशियो चेंज करने से इनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा, एक को जहां पहले 2 रुपीज मिल रहे थे वहां अब 1.5 रुपीज मिलेंगे। इट मीन्स इसका 1.5 जो है रुपीज इसका कम हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 0.5 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स की एक का जो शेयर कम हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे कि ए ने क्या किया, अपना शेयर जो है वो सेक्रीफाइस किया है, और बी का जो शेयर इंक्रीज हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे कि बी का शेयर क्या हुआ है, गेन हुआ है, इंक्रीज हुआ है फर्म में, तो बी को क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होगा, तो देखिए क्या फॉर्मूला होगा सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला हमारा होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो
फॉर्मूला क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। जैसे सपोज कीजिए कि ए का जो था ओल्ड रेशियो था 2/3 और ए का न्यू रेशियो क्या है 1/2। अब देखिए इनका बेस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 का टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए 2 पर जाएगा तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई दे दीजिएगा। 2 का टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए 3 तक जाएगा तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई दे दीजिएगा। तो 4 - 3 करेंगे तो 1/6 और जिसका प्लस में आ रहा है ना उसको क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। इसी तरीके से बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का ओल्ड रेशियो क्या था 1/3 था और न्यू रेशियो क्या है 1/2 है। एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 2 जा 6 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर देंगे। 2 3 जा 6 होता है तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1/6 आ रहा है। अब देखिए हम यहाँ ना माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे बल्कि उसके आगे मेंशन कर देंगे कि बी को क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो आपको ये देखना है जिसका आंसर आपका प्लस में आ रहा है उसको तो क्या हुआ है, सेक्रीफाइस, और जिसका माइनस में आ रहा है उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है। देखिए इसी चीज को हम ना एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। क्या था, सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं और इन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:3:2 था। अब इन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज करके 2:2:1 का कर दिया है, या फिर मैं ये कहूं कि 2:3:1 का कर दिया है। तो हमें क्या करना है, इन पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला है हमारा सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करने का, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो देखिए यहाँ ए का जो ओल्ड रेशियो है ना वो है 5/10 और न्यू रेशियो जो है वो क्या है 2/6। न्यू रेशियो क्या है 2/6। यहां से अगर हम इनका एलसीएम लें तो 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 30 एलसीएम आएगा, आगे सोल्व करेंगे 10 3 जा 30 होता तो 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर देंगे तो 15। 6 5 जा 30 होता तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर देंगे तो 10। 5/30 प्लस में आ रहा है तो इसका क्या हो गया, सेक्रीफाइस। उसके बाद में बी का अगर हम कैलकुलेट करें तो ओल्ड रेशियो जो है वो 3/10 है, न्यू रेशियो जो है वो क्या है 3/6 है। तो यहां से अगर हम आगे इनका एलसीएम ले तो 30 एलसीएम आएगा। 10 3 जा 30 होता है तो 3 3 जा 9। 6 5 जा 30 होता है तो माइनस में 15 हो जाएगा। तो यहां से 6/30 आ रहा है और वो माइनस का आ रहा है तो बी को क्या हो गया, गेन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें सी का, तो सी का ओल्ड जो शेयर था वो 2/10 था और न्यू जो शेयर है वो क्या है 1/6 है। तो यहां से 30 एलसीएम आएगा, सोल्व करेंगे 6 - 5 प्लस का आ रहा है आपका 1/30 और जिसका प्लस में आता है उसको क्या बोलते हैं कि उसको सेक्रीफाइस हुआ है, मीन्स कि उसका शेयर फॉर्म में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपका क्या रहेगा, टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस रहेगा हमेशा ही, क्योंकि पार्टनर्स आपके वही हैं। फर्म का जो टोटल शेयर है वो तो वही है, लेकिन पार्टनर्स ने आपस में क्या किया है, इनको अपने शेयर को कम ज्यादा किया है। तो इससे क्या होगा, जितना टोटल सेक्रीफाइस होगा उतना ही किसी न किसी पार्टनर्स को क्या होगा, गेन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि आपको कैसे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा कि हमें एक फॉर्मूला यूज करना है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जिसका प्लस में आएगा उसको सेक्रीफाइस होगा और जिसका माइनस में आएगा उसको क्या होगा, गेन होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का। सेकंड टॉपिक जो हमने बात किया था, टॉपिक क्या था हमारा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। सेकंड जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तो देखिए गुडविल की अकाउंटिंग हम रेशियो चेंज होगा उस टाइम कैसे करेंगे, सेकंड टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। टॉपिक क्या है हमारा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। जब रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में तो गुडविल का अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाएगा। तो इससे पहले हम जान लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जब +1 में हम अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में हम सुनते हैं कि गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। लेकिन ये गुडविल है क्या एक्चुअल में, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं कि गुडविल क्या होती है। तो गुडविल है क्या, गुडविल का मीनिंग क्या है। तो देखिए गुडविल को अगर हम बोले तो गुड नेम, गुडविल क्या होती है, गुड नेम मीन्स कि किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, फर्म की जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन बनती कैसे, पार्टनर की ऑनेस्टी से और उनके हार्ड वर्क से बनती है। और जिस फर्म की मार्केट के अंदर रेपुटेशन अच्छी है वो फर्म क्या करती है, अदर फर्म्स के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो हमें क्या देखना है कि गुडविल क्या होती है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ड्राइव थ्रू
कनेक्शन एंड रेपुटेशन, कि आपने लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाए, आपकी मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन है, और उस रेपुटेशन की वजह से आपको क्या मिले, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिले, उन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को ही हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल की अगर हम बात करें कि फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि गुडविल की एक टॉपिक है हमारे क्या, फीचर्स ऑफ गुडविल। टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ गुडविल, कि गुडविल की हमारी फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली अगर हम फीचर की बात करें तो गुडविल क्या है, हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। सबसे पहले गुडविल के एक मेन फीचर की बात करें तो हमारी गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स होती क्या है, तो आप कह सकते हो कि दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिन एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा गुडविल हो गया, गुडविल का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दूसरा, इसके साथ और भी हमारी बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो उसी तरह से गुडविल में हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके बाद में देखिए गुडविल की अगर हम मेन फीचर की बात करें कि गुडविल की जो वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे जैसे फर्म्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, उसी अकॉर्डिंग गुडविल की जो वैल्यू है वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। मतलब कि गुडविल की वैल्यू फ्लेक्सिबल है, वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। गुडविल जो है वो क्या करती है, किसी भी फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने में मदद करती है। जिस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी वो बिजनेस क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा अदर फर्म्स के कंपैरिजन में। एक चीज ये भी है कि गुडविल जो है इसकी जो वैल्यू है फर्म को तभी मिलेगी जब एंटायर बिजनेस हम सेल करेंगे। देखिए गुडविल को आप अलग से नहीं बेच सकते। वैसे देखिए गुडविल को परचेज भी किया जा सकता है, गुडविल को सेल भी किया जा सकता है, लेकिन अलग से नहीं। अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस या तो परचेज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने गुडविल कितने में परचेज किया है, या फिर अगर आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस क्या करोगे, सेल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने गुडविल कितने में सेल किया है। तो गुडविल की वैल्यू एग्जैक्टली हमें तभी पता चलती है जब हम पूरा का पूरा बिजनेस क्या करते हैं, सेल या परचेज करते हैं। और दूसरा बात है कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। हम गुडविल की जब भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये लगभग हमारा एक आइडिया ही होगा कि इतना हमारे फर्म का गुडविल होगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने मोटा मोटा बात कर ली गुडविल के फीचर्स के बारे में। अभी एक छोटा सा टॉपिक ये है हमारा कि नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल, देखिए गुडविल की अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर क्या है गुडविल की, तो हमने बात कर लिया कि गुडविल क्या है, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखना है कि गुडविल हमारी जो है वो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या है कि ऐसी आपका एक्सपेंस है एक प्रकार का जिसका बेनिफिट आप पास्ट में ड्राइव कर चुके हो, लेकिन उसको अभी कंप्लीटली राइट ऑफ किया जाना बाकी है। मतलब कि आप उसको प्रॉफिट से अभी कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर पाए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने ना एडवर्टीजमेंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट के ऊपर 10,000 रुपीज क्या किए, खर्च किए, और ये एस्टिमेट किया कि हम क्या करेंगे, इस 10,000 रुपीज का बेनिफिट हमें मान लीजिए 5 ईयर तक ट्राई होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे। तो जब इसको 5 ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे तो हर साल हम प्रॉफिट से कितना कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे, 2,000 रुपीज एडवर्टीजमेंट के नाम का प्रॉफिट से हम चार्ज करेंगे। तो सपोज करो कि हमने फर्स्ट ईयर क्या किया, 2,000 प्रॉफिट से चार्ज कर लिया, तो पीछे कितना अमाउंट बचता है जो भी राइट ऑफ करना है वो 8,000 है। तो ये 8,000 हमारा क्या बोला जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर जब आएगा 2,000 यहाँ से फिर P&L से राइट ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, 5 ईयर के अंदर इसकी जो वैल्यू बचेगी वो 0 बचेगी। मतलब कि 5 ईयर के अंदर हम इसको कंप्लीटली अपने प्रॉफिट से राइट ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। फिक्टिशियस एसेट्स की एक खास बात होती है कि इनको आपको राइट ऑफ ही करना पड़ता है, इनको आप सेल नहीं कर सकते हो, इनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती कि आप फिक्टिशियस एसेट्स को सेल कर दो उससे आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन गुडविल की क्या होती है, रिलाइजेबल वैल्यू भी होती है। आप गुडविल को क्या कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो।
तो देखिए फिक्टिशियस एसेट्स को तो सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन गुडविल को आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो गुडविल है वो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। गुडविल क्या है, हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। चलिए ये टॉपिक था हमारा कि गुडविल की नेचर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुडविल हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है कि आपके जो बिजनेस है उस बिजनेस की गुडविल जो है उसकी वैल्यू पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। मैं लमसम बात कर लेता हूं कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करेंगे। टॉपिक हमारे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल की। गुडविल की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर हमारे क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है। सबसे मेन फैक्टर जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करने वाला है वो क्या है, लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस की लोकेशन फेवरेबल है, मतलब कि ऐसी जगह पर आपका बिजनेस सिचुएटेड है जहां पर कस्टमर क्या कर सकते हैं, इजीली आ जा सकते हैं, तो उस बिजनेस की गुडविल क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर आपका बिजनेस ऐसे एरिया पर लोकेटेड है जहां कस्टमर को पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं, तो उस बिजनेस की गुडविल की वैल्यू क्या रहेगी, डाउन रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट फैक्टर आपका मान लीजिए आपकी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कि आपके बिजनेस की मैनेजमेंट है वो कितनी की एफिशिएंट है। अगर आपके बिजनेस की मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो आपकी गुडविल क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है बिजनेस की तो गुडविल की वैल्यू डाउन चली जाएगी। उसके बाद में अगर हम एक फैक्टर और बात करें तो लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस कितना की पुराना चला रहा है। देखिए गुडविल क्या है, लोगों के साथ कनेक्शन का रिजल्ट है। जितने ज्यादा लोगों के साथ आपके कनेक्शन होंगे उतनी ज्यादा आपकी गुडविल होगी। तो जितना आपका पुराना बिजनेस है उतना ही आपने क्या किया है, लोगों के साथ ज्यादा कनेक्शन बनाए होंगे, तो आपकी गुडविल की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और अगर आपका बिजनेस न्यूली स्टेब्लिश्ड है तो अभी आपको गुडविल को बनाने में टाइम लगेगा, अभी आपकी गुडविल की वैल्यू कम है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि आपका नेचर ऑफ गुड्स क्या है, आप कौन कौन सी गुड्स को किस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो। मान लीजिए आपका बिजनेस सीजनल है तो क्या होगा कि कस्टमर आपसे एक सीजन में ही जुड़ेगा, उसके बाद आपको भूल जाएगा, तो आपके गुडविल की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप डेली नीड्स के गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो उससे कस्टमर क्या होगा, डेली रूटीन में आपसे जुड़ा रहेगा, और डेली रूटीन में जुड़ा रहेगा तो आपकी गुडविल की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि मार्केट में आपकी मोनोपोली है या कंपटीशन है, तो देखिए अगर आपकी मार्केट में मोनोपोली है तो कस्टमर आपका नाम याद रखेगा, जब भी उसको उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपका नाम ही लेगा वो, तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। और अगर मार्केट में कंपटीशन है तो जरूरी नहीं कि वो आपसे ही जुड़ा रहेगा, उसके पास दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी है, दूसरे अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। उसके बाद में आपके बिजनेस के अंदर रिस्क कितना की है, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतनी गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके पास बिजनेस को ऑपरेट करने का लाइसेंस है कि नहीं है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहने वाली है। उसके बाद में आपके दूसरे फर्म्स के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इंडस्ट्री के अंदर दूसरे लोगों के साथ रिलेशन कैसे हैं, अगर अच्छे रिलेशन है तो आपकी गुडविल अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी है, फेवरेबल है आपके बिजनेस के, तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। आपका ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट कितना की इफेक्टिवली किया है, ठीक है ना। तो अगर जितना आपका एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव रहेगा ना उतना ही गुडविल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे पीछे से एक ट्रेंड चल रहा था ना, बात कर रहे हैं, किसी से भी पूछ लिया जाए क्या चल रहा है तो नाम ले रहे थे लोग, सामने से रिप्लाई कर रहे थे कि फोक चल रहा है। तो देखिए कितना मतलब कि आपका एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव था कि लोगों को हर पर्सन के मतलब कि जो शब्द होते थे उस सिचुएशन के अंदर वो यही होता था कि फोक चल रहा है। तो इतना ब्रांड पॉपुलर है तो मतलब कि आपको नाम को लोग जानते हैं, तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज लोगों में कितना की पॉपुलर है, मतलब कि आपका मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को पसंद कर रहे हैं, तो आपकी गुडविल की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, बेसिक सी बात थी कि गुडविल की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उसके बाद में मेन जो टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक देखिएगा, टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कि गुडविल को कितने कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहां देखिए गुडविल को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा होता है परचेज्ड गुडविल, क्या होती है, परचेज्ड गुडविल,
और दूसरी हमारी क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरी क्या है हमारी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया है। सपोज कीजिए हमने कोई चलता हुआ बिजनेस खरीदा है, रनिंग बिजनेस जो है वो हमने क्या किया, परचेज किया, और उस बिजनेस की जितनी नेटवर्थ थी, जैसे सपोज कीजिए कि उस बिजनेस जो हमने परचेज किया उसकी एसेट्स जो थी वो 8 लाख रुपीज की थी, और लाइबिलिटीज जो थी वो मान लीजिए कि 3 लाख रुपीज की थी। तो उस बिजनेस की जो नेटवर्थ थी, वो नेटवर्थ उस बिजनेस की, या फिर हम यूं बोले कि नेट एसेट्स थी, वो 5 लाख रुपीज की थी। मैं यूं कहूं कि वो बिजनेस 5 लाख रुपए का था, और हमने क्या किया, उसके बदले में जो परचेज कंसिडरेशन पे किया है, मतलब कि जो पेमेंट की है वो पेमेंट की है 6 लाख रुपीज की। मीन्स की 5 लाख की वर्थ वाला बिजनेस हमने क्या कर लिया, 6 लाख रुपीज में परचेज किया है। तो जो ये 1 लाख रुपीज की एक्स्ट्रा पेमेंट की है ना, ये जो 1 लाख रुपीज की एक्स्ट्रा पेमेंट की है, हम ये बोलेंगे कि ये हमने क्या किया है, गुडविल के लिए पेमेंट की है। मीन्स की हमने क्या किया है, गुडविल की पेमेंट की है, गुडविल परचेज की है। तो इसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है कि जब हमने बिल्कुल शुरू से बिजनेस शुरू किया है और उसके बाद में मेहनत कर करके लोगों के साथ लोगों के बीच में अपनी एक अच्छी इमेज रिप्रेजेंट करके कुछ गुडविल बनाई है, कुछ कमाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। देखिए दोनों गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो अलग अलग है। हमें क्या करना है, गुडविल के लिए अकाउंटिंग करनी है, और पूरे यूनिट में इसी तरीके से अकाउंटिंग करनी है जो इन दोनों गुडविल की ट्रीटमेंट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए क्या है, एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करता है, इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है, इसकी बात करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है, ये कहता है कि ओनली दोज इंटेंजिबल एसेट्स should be recorded in books for which purchase consideration is paid। ये कह रहा है कि सिर्फ वही इंटेंजिबल एसेट्स बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करनी है जिनके बदले में हमने क्या किया है, परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट की है। तो यहां देखिए, ये जो हमारी परचेज गुडविल है, इसको हमने क्या किया है, कुछ पेमेंट करके खरीदा हुआ है। तो हमारी बुक्स के अंदर जब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे तो बुक्स के अंदर सिर्फ कौन सी गुडविल हमें रिकॉर्ड की हुई मिलेगी, परचेज गुडविल। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती है। क्यों रिकॉर्ड नहीं की जाती है, क्योंकि इसके बदले में हमने परचेज कंसिडरेशन पे नहीं किया है। उसके बाद में जब हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखिए परचेज गुडविल है ना हमारी, इसको हमेशा ही हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। परचेज गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होगी, इसकी हमेशा ही हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। इसकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि इन दोनों गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अलग अलग है। परचेज गुडविल कौन सी होगी, जो हमारी बुक्स में होगी, ऑलरेडी हमें बैलेंस शीट के एसेट्स में दी मिलेगी, या वो बोलेगा कि बुक्स के अंदर ऑलरेडी गुडविल हमारा इतना पड़ा था। तो बुक्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड की जाती है। क्यों रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि आपको सिर्फ वही इंटेंजिबल एसेट्स बुक्स में रिकॉर्ड करनी है जिनके बदले में आपने क्या किया, कुछ पीसी मतलब कि परचेज कंसिडरेशन पे किया हो। तो इसके बदले में हमने परचेज कंसिडरेशन पे किया हुआ होता है, इसलिए ये बुक्स में रिकॉर्ड की हुई होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने कोई परचेज कंसिडरेशन पे नहीं किया हुआ होता, इसलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो परचेज गुडविल होगी इसको हमेशा ही हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी इसकी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए ये हमने टॉपिक बेसिक सा बात किया गुडविल के बारे में कि गुडविल क्या होती है, इसकी नेचर क्या है, इसको कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या फिर हम बात करें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि गुडविल की वैल्यू को
कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं जिनसे हम गुडविल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज यहां तक का टॉपिक देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।